सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे किस तरह से बाबा साहब महात्मा गांधी की पोल खोलते हैं। महात्मा गांधी को बाबा साहब क्यों महात्मा नहीं कहते थे, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यदि आप अंत तक वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी समझ जाएंगे। और यदि आप अभी तक महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं तो निश्चित रूप से आप जरूर एक बार विचार करेंगे कि महात्मा गांधी आखिर बाबा साहब महात्मा क्यों नहीं कहते थे, और क्यों बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं बाबा साहब? बाबा साहब पर दो आरोप लगाए जाते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं होते, आप कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं होते, ये आरोप बाबा साहब पर है। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब क्यों कार्य नहीं करते, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से क्लियर होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच संबंधों की ही एक परिचर्चा है, और वो भी बाबा साहब के शब्दों में। यानी कि बाबा साहब स्वयं भाषण देते हुए कहते हैं 22 अक्टूबर 1938 को कि पहली बार जब बाबा साहब महात्मा गांधी से मिले तो क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, महात्मा गांधी का क्या रिस्पॉन्स हुआ। बाबा साहब आज के ही संबोधन में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए किस तरह से कूटनीतिक चाल को उजागर कर देते हैं। आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में वो स्पीच का वो भी अंश हम आपके समक्ष रखेंगे। तो इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। यदि आप इस बात में रुचि रखते हैं कि कांग्रेस और बाबा साहब और महात्मा गांधी का क्या संबंध है, क्यों टकराव बार बार होता रहता है, टकराव की स्थिति हमेशा क्यों बनी रही, उसका क्या कारण है, आखिर बाबा साहब क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कांग्रेस और महात्मा गांधी पर, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अंत तक बात कीजिएगा। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से आपको ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए अब चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 3 जनवरी 1831। परिनिर्माण तिथि माता सावित्रीबाई फुले की 10 मार्च 1897, यानी कि देश की पहली महिला अध्यापिका एवं नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता महान समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आप सभी को बधाई मंगल कामना करते हुए माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन हम अर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम उन्हें नमन करते हैं कि आज जो बालिकाओं की शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा है, उसमें और खासकर हम आपको बता दें पहला विद्यालय बालिकाओं के लिए खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले, जो 1848 में पहला विद्यालय उन्होंने खोला था, हम इसलिए उनको बड़ी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ नमन करते हैं, याद करते हैं। सामान्य साथियों, यदि आप भी माता सावित्रीबाई फुले को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आज के दिन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक शब्द माता सावित्रीबाई फुले के लिए लिखिएगा। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय है जब महात्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। यानी कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पहली मुलाकात जब महात्मा गांधी से हुई बाबा साहब की, तो क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, आइए अब हम लेकर चलते हैं उसी मुलाकात में हुई बातचीत की तरफ। और आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है। पेज नंबर 192 से 196 तक आप भी देख सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अहमदाबाद आएंगे, उसका पता चलते ही अहमदाबाद के कुछ कांग्रेस श्रेष्ठियों के दिल में कसमकस होने लगी। एन केन प्रकारेण उनका आना रोकने के लिए
टेलीग्राम, टेलीफोन के द्वारा मुंबई से लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे आएंगे ही, इस बात का पता चलते ही अहमदाबाद में उनका धिक्कार और निषेध करने की असफल कोशिशें भी हुई। 22-23 अक्टूबर 1938 को 2 दिनों में अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहब रहे। इस दौरान उनके सम्मान और भाषणों के कम से कम 15 कार्यक्रम हुए। सम्मानित साथियों, उनके सभी कार्यक्रम बहुत ही जोरदार ढंग से हुए। गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी के प्रेमाबाई हॉल का समारोह वर्तमान राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहाँ दलित नवयुवक मंडल को मिले मान पत्र का जवाब देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो जोरदार और बोधप्रद भाषण दिया, उसी का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ यदि आप सुन लेते हैं तो समाज को भी सुनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉलेज, जो सामाजिक ज्ञान या बहुजन महापुरुषों की जानकारी आपको होती है, क्या आप नहीं चाहते समाज का हर व्यक्ति उस जानकारी को जाने? हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। वह मिस्टर गांधी के विरोधक हैं और वे कांग्रेस में शामिल नहीं होते। इन 2 आरोपों का जवाब देते हुए बाबा साहब ने क्या कहा? मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि बाबा साहब के समक्ष 2 प्रश्न यहाँ हैं, 2 आरोप लगाए गए हैं कि बाबा साहब महात्मा गांधी के विरोधक क्यों हैं, और दूसरा जो आरोप है, बाबा साहब कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं होते। ये दोनों ही आरोपों का बहुत ही सटीक और तथ्यात्मक जानकारी के साथ बाबा साहब जवाब रखते हैं, जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझ पर आरोप है कि मैं गांधी का विरोधक हूं, मैं उन्हें मानता नहीं। ये बात सच है, मैं गांधी का विरोधक हूं, और ये बात मैं गुजरात के पाटनगर में गांधी के गढ़ में आप सभी के सामने सार्वजनिक रूप से कहता हूं। ये कहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि गांधी के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है। आज करोड़ों लोग उन्हें अवतार पुरुष मानते हैं। दुनिया के सामने वे हिंदुस्तान के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में इतराते फिर रहे हैं। लोग उन्हें साधु महात्मा मानते हैं। मिस्टर गांधी के पैरों में लौटकर जी हजूर रटने से क्या फायदा होगा, ये मैं जानता हूं। सुभाष चंद्र बोस को ही देखिए, 1932 में विठल भाई पटेल के हाथ से हाथ लगाकर उन्होंने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, सुनकर आश्चर्य लगा। राष्ट्र में आज तक जो कार्य हुआ था उस पर गांधी ने लेखनी के एक फर्राटे से काली पोत दी। पिछले 13 सालों में विचक्षण, स्वार्थयाग और आत्मयज्ञ कर इस हिंदी राष्ट्र की अपने आंदोलन के लिए जो कीर्ति और इज्जत कमाई थी, वह महात्मा गांधी के इस आंदोलन को स्थगित करने के इरादे से खत्म कर दी है। आंदोलनों को इस प्रकार बीच में ही स्थगित करने का उन्हें क्या अधिकार है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नेपोलियन ने एक बार आई एम द स्टेट कहा था। आज मिस्टर गांधी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से कह रहे हैं आई एम द कांग्रेस। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना कांग्रेस का कार्यक्रम असफल होने की बात कबूलना है। हमारी निजी राय यही है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल हुए हैं महात्मा गांधी। इस प्रकार मिस्टर गांधी को गालियां देने वाला ये व्यक्ति आज राष्ट्रभक्त है। बाद में उनके द्वारा मिस्टर गांधी भक्त की ओढ़ी हुई चादर इस काया पलट की वजह से चंदे के 4 आने और टोपी के 2 आने खर्च कर अगर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं तो मैं जानता हूं कि मैं जो मांगूंगा वह सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा सम्मान मैं ठोकर से उड़ा देता हूं। बाबा साहब कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस और मिस्टर गांधी का सम्मान। ऐसे सम्मान को मैं ठोकर से उड़ा देता हूं। मैं क्यों ऐसा करता हूं, क्यों मिस्टर गांधी का विरोध करता हूं? बाबा साहब कहते हैं मैं अपने स्वार्थ के लिए तो मिस्टर गांधी का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये महात्मा गांधी विश्वासघाती हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। बाबा साहब ने यहाँ बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है सम्मानित साथियों। ये महात्मा विश्वासघात है, यानी कि ये विश्वासघात क्यों है, ये आगे आप पूरा वीडियो को सुनिएगा, पूरा भाषण सुनिएगा बाबा साहब का। हम निश्चित रूप से
विश्वास करते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा और ये बाबा साहब की जो बात है वो सिद्ध हो जाएगी। बाबा साहब कहते हैं उनके विश्वासघात करने के मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं, मेरे पास कई सबूत हैं। मेरे अपने काम में मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मिला है, इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। मिस्टर गांधी को मैं दगाबाज क्यों कहता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। अब बाबा साहब वो सारी बातें बताते हैं कि मिस्टर गांधी किस तरह से दगाबाज व्यक्ति हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान के दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाने से पहले मैं मिस्टर गांधी से मिला था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यों को अलग से जो सीटें देने के मैं खिलाफ हूं। हालांकि आगे और बातचीत हुई, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि अगर अस्पृश्यों की मांगे स्वीकारते हैं तो मैं बीच में अड़ंगा नहीं डालूंगा, ये बात मानी थी महात्मा गांधी ने। आगे हम विलायत जाएंगे। दूसरी टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी भी आए। मैं जिस काम से गया था उसके बारे में चर्चा चल रही थी। एक दिन सरोजिनी बाई मुझे मिस्टर गांधी के पास ले गई। अस्पृश्यों का क्या कहना है ये वे जानना चाहते थे। रात 10 बजे का समय था। हम पहुंचे तब मिस्टर गांधी चरखा चलाते हुए बैठे थे। मुझे जो बताना था मैंने उन्हें बताया। मेरी बातें चल रही थी, मिस्टर गांधी का चरखा भी चल रहा था। 1.5 घंटों तक मैं वहाँ बैठा था। उतनी देर में मिस्टर गांधी ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर उनका चरखा चलाना रुका और हम उठे। तब मिस्टर गांधी ने मुझसे इतना ही कहा, मैंने आपकी कही हुई सारी बातें सुनी, मैं जरूर उन पर गौर करूंगा। फिर मैं वहां से लौट आया। आप समझने की कोशिश कीजिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब जैसी शख्सियत, महान व्यक्तित्व 1.5 घंटे तक अपनी बातों को रखते रहे। महात्मा गांधी का एक घमंड नहीं और क्या है जो उन्होंने एक बात को भी बीच में अपनी तरफ से स्वीकृति प्रदान नहीं की। 1.5 घंटे के बाद जब बाबा साहब उठकर चल दिए और उस समय बस ये 1.5 लाइन उन्होंने बोली है जो आपके सामने इस समय हाईलाइटेड है। मैं समझता हूं ये महात्मा गांधी को कहीं न कहीं उनका ये घमंड झलकता है। ये नैतिकता नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए, आप 1.5 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स ही ना करें, अपने काम में लगे रहें। फिर मैं वहां से लौट आया। बाबा साहब कहते हैं फिर मैं वहां से लौट आया। आगे एक बार संदेश आया कि मिस्टर गांधी ने सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। हम सब मिलने गए। सुना था कि नामदेव की शादी में किसी ने समधियों में से हर एक से पूछा था, आप क्या चाहते हैं। उसी तर्ज पर गांधी ने हम में से हर एक से आपको क्या चाहिए पूछा। सबने अपनी मांगे मिस्टर गांधी के सामने रखी। सबकी बातें सुनने के बाद आखिर में मिस्टर गांधी जी ने कहा, मैंने आप सबकी बातें सुनी, सभी बातों पर मैंने ठीक से गौर किया है। महात्मा गांधी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मैं अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना चाहता। उसके बाद अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की माइनॉरिटी कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष स्थान पे रैमसे मैकडोनाल्ड। कामकाज की शुरुआत होने से पहले ही मुसलमानों ने स्थगन की सूचना रखी। मेरे सम्मानित साथियों, ये बात है गोलमेज सम्मेलन की, ये बात है 1931-32 की। कारण था कि वे मिस्टर गांधी से अकेले में बात करना चाहते थे। बाबा साहब यहाँ पर आश्चर्यचकित थे। बाबा साहब कहते मैं आश्चर्यचकित था, मुझे इस घटना का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। मैं उठा और मैंने स्थगन की सूचना का विरोध किया। मैंने कहा कि अगर ये चर्चा अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में है तो फिर अकेले मिस्टर गांधी से क्यों, हम उसमें शरीक क्यों नहीं हो सकते। इससे पहले भी निजी तौर पर मिलना जुलना हो चुका है। अस्पृश्यों की मांगों के बारे में अगर ये बैठक हो रही है तो हमें हटाकर क्यों हो। इस बात को मिस्टर गांधी अपना कहना स्पष्ट करें। इस पर अध्यक्ष ने गांधी से इस बारे में उनका क्या कहना है ये पूछा। तब मिस्टर गांधी ने कहा, मैं खुद अस्पृश्यों को कुछ भी देना नहीं चाहता। मेरे सम्मानित साथियों, हमें इस बात पर विचार करना होगा
कि बार बार महात्मा गांधी ये बात कह रहे हैं कि हम अस्पृश्यों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। आखिर क्यों? एक तरफ अस्पृश्यों का उद्धारक कहते हैं महात्मा गांधी, एक तरफ बार बार ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, और बाबा साहब कहते हैं कि ये हम मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे हैं। ये जो गोलमेज सम्मेलन की प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसेस हुआ है, जो वहाँ प्रक्रिया चली है, पूरी कार्रवाई चली है, उस कार्रवाई में ये दर्ज है, आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो अस्पृश्यों को कुछ भी अधिकार देना नहीं चाहते, तो वो अस्पृश्यों को किस तरह से महान नेता हुए? मैं समझता हूँ अस्पृश्यों के उद्धारक तो नहीं है। आप क्या समझते हैं? आप भी अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिएगा सम्मानित साथियों। लेकिन अगर अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधि अस्पृश्यों की मांगे मान लेते हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं तो उनका विरोध नहीं करूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं अस्पृश्यों को कुछ भी देना नहीं चाहता, लेकिन अल्पसंख्यक अन्य लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अन्य जितने भी समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय है, वो अगर अस्पृश्यों की मांगों को मान लेते हैं, उनको अधिकार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम अड़ंगा नहीं डालेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। ये बात महात्मा गांधी ने कही। अभी यहां पर ये बात क्लियर नहीं हुई कि बाबा साहब कहते हैं हमको दगाबाज क्यों कहते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, दगाबाजी कहां पर करते हैं महात्मा गांधी, ये अब आगे देखेंगे आप। बाबा साहब कहते हैं ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में वे दर्ज हैं, जो भी चाहे देख सकते हैं। आखिर मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ और सभा स्थगित कर दी गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मिस्टर गांधी ने जो कुछ किया, वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए खुद गई है। बाबा साहब कहते हैं उसके बाद जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो मैं कभी नहीं, जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी से मुझे यकीन हुआ कि मिस्टर गांधी दगाबाज आदमी हैं। कैसे? अल्पसंख्यक समिति की सभा में इस प्रकार का भाषण देने के बाद इस महात्मा ने क्या किया होगा? अपनी बात अमल में लाने के लिए उन्होंने एक नामी जगह ढूंढ ली, नामी जुगत ढूंढ ली, यानी कि उन्होंने कुरान के पन्ने खंगाले, मन ही मन कुछ तय किया और रिट्ज होटल में आगा खान के कमरे में हो रही मुसलमानों की निजी बैठक में वह पहुंच गए। वहां कुरान को उनके सामने रखकर बोले, देखिए आपका धर्म ग्रंथ क्या कहता है। किसी भी समाज में फूट डालना क्या इस्लाम धर्म के अनुकूल है? उन्होंने कहा नहीं। गांधी बोले, तो फिर क्या आप लोग एक बड़ा अधर्म नहीं करने जा रहे? अस्पृश्यों की मांगे मानकर आप हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हैं। आपका ये कृत्य इस्लाम धर्म के खिलाफ है। उन लोगों ने पूछा, यानी कि आगा खान और उनके साथियों ने महात्मा गांधी से पूछा। क्या पूछा? लेकिन गांधी जी, इसमें धर्म का क्या ताल्लुक है? ये राजनीतिक हकों का सवाल है। हम अस्पृश्यों से अधिक संपन्न, अधिक सुस्थिर, अधिक उन्नत हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जो हक मांगने और पाने का अधिकार है, वे हक अस्पृश्यों को देना सही और सरल है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कुरान के बहाने किया गया हमला खाली चला गया। ये देखकर महात्मा गांधी बिलबिला उठे। उन्होंने दूसरा और इससे अधिक बेशर्मी भरा तरीका अपनाया। मिस्टर गांधी ने कहा, ठीक है, आपकी 14 मांगे तो आप पूरी करना चाहते हैं ना? जी हाँ, जरूर चाहिए। मैं आपको भी दिला दूंगा, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। समिति में अगर आप अस्पृश्यों की मांगों को नकार दें, उन्हें मानने से इनकार कर दें, तो मैं आपकी 14 मांगे मंजूर होंगी, इसकी तजवीज करता हूं। आपने देखा किस तरह से महात्मा गांधी ने 2 हथियार चलाए, एक कुरान वाली बात और दूसरा यहां पर 14 मांगे जो मुसलमानों की थी, मुस्लिम समुदाय की थी, उस पर यहां पर अपनी सहमति देते थे। लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने कि अस्पृश्यों को कोई अधिकार न मिल पाए। इस शर्त पे वो मुस्लिम समुदाय की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार थे।
अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना है। अपनी जिद को पूरा करने के लिए महात्मा किस हद तक जा सकता है, ये देखने के बाद क्या कोई उनका विश्वास कर पाएगा? मुसलमानों के साथ उनके इस करार का मसौदा मेरे पास है। अपनी किताब में से उसे प्रकाशित भी मैं करने वाला हूं। मैं कोई हवाई गप नहीं झाड़ रहा। मुझ पर एक और आरोप लगाया जाता है। पहली बात यहां क्लियर हुई, महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब का जो व्यवहार था, बाबा साहब का जो विश्वास था, वो यहाँ पर यही कारण थे कि महात्मा गांधी दगाबाज थे, विश्वासघाती थे, और ये निश्चित रूप से यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अब इतना जानने के बाद क्या आप भी मानते हैं कि महात्मा गांधी अस्पृश्यों के उद्धारक थे? क्या अस्पृश्यों के साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया? आप क्या मानते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में एक एक पॉइंट महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं मुझ पर एक आरोप और लगाया जाता है कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाता। ये बात सच है। वैसे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से क्या फायदे मिल सके हैं, इसकी झलक मैंने आपको दी है। मुझे कांग्रेस से मिलाने की कोशिशें भी की गई हैं। ऐसी ही एक कोशिश के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि कांग्रेस से जा मिलने का रहस्य आपको भी पता चल सके। 1935 में मेरे एक मित्र के आग्रह के कारण, आग्रह के साथ मुझे वर्धा ले गए कि गांधी के साथ सुलह करवाएंगे। मैं जानता था कि मेरे जानने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन दोस्ती की खातिर मैं गया। कई बार ऐसा होता है जब दोस्ती की खातिर कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। बाबा साहब भी दोस्ती के खातिर गए। शेगांव में गांधी से मुलाकात हुई और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। हम लौट कर वर्धा में सेठ जमनालाल जी के यहाँ लौटे। वहाँ कुछ और लोग मुझे समझाने लगे। जमनालाल जी ने कहा, देखो डॉक्टर साहब, बाबा साहब, आप बड़ी भूल कर रहे हैं। मैंने पूछा कैसे भला? वो बोले, देखो कांग्रेस से मिलोगे तो तुम्हारा कितना हित होगा, सोचो तो सही। अस्पृश्य उद्धार का आंदोलन हम आपका साथ देंगे। अस्पृश्य उद्धार का जो आंदोलन है उसमें हम आपका साथ देंगे। पहले हम मारवाड़ी समाज के बारे में क्या कहा जाता था, क्या आप जानते हैं? मारवाड़ी लोग यानी समाज को लगी जोंके हैं, रैयत का घर बार लूटने वाले, उल्टी खोपड़ी के बदमाश हैं वे। लेकिन आज मारवाड़ी राष्ट्र पुरुष हैं। हर जगह उनका बड़प्पन माना जाता है। इसकी वजह है यही है कि आज हम कांग्रेस से मिले हुए हैं। आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, आप भी राष्ट्र पुरुष बनेंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? गांधी पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे उनके काम में भरोसा विश्वास नहीं है। मेरे और उनके बीच मतभेद हैं। गांधी के साथ अगर मैं मिला तो उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतभेद हैं तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनके भी गांधी के साथ मतभेद हैं। कई मामलों में उनमें ठंड भी जाती है, लेकिन बीच बीच में वो कभी कह देते हैं कि गांधी मेरे गुरु हैं, आप भी ऐसा ही करें तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब कहते हैं मैंने हंसकर कहा, किसी पर भरोसा हो तो मतभेदों के बावजूद उनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे गांधी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सो बीच बीच में मैं उन्हें गुरु कैसे कहूँगा और उनके साथ काम कैसे करूँगा? बात यही खत्म हो गई। गांधी से विदा लेने के लिए एक बार फिर हम शेगांव गए। वहाँ हमसे पहले वर्धा की हमारी बातचीत पहुँची थी, यानी कि जमनालाल जी के साथ में जो बातचीत हुई बाबा साहब की, वो खबर वहाँ पहुँच चुकी। वहाँ जैसे ही मैं गांधी के सामने पहुँचा तो महादेव देसाई गांधी से बोले, खबर छे बापूजी, डॉक्टर साहब शू काहे छे, क्या कहते हैं? गांधी ने पूछा। क्या कहते हैं? गांधी ने पूछा। महादेव देसाई आगे यूं बोले मानो गांधी के सामने उनके बारे में अपनी राय प्रकट करने से अचकचाऊंगा। वह कह रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी की सवालिया निगाह मेरी तरफ उठी। मैंने कहा सच है गांधी जी, वे सही बता रहे हैं, मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब निडर व्यक्ति थे, साहसी थे, किसी से नहीं डरने वाले। और महात्मा गांधी अवतार पुरुष माने जाते थे, अवतार पुरुष उस समय।
महात्मा गांधी के समक्ष बाबा साहब उनसे सीधे कहते हैं कि मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच है, ये बात सच है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ये 1938 में कह रहे हैं और 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन से लेकर अब तक महात्मा गांधी का चरित्र बाबा साहब के समक्ष था, उनका स्वभाव बाबा साहब के समक्ष था। इसलिए बाबा साहब बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि आज कांग्रेस पैसे वालों के आगे दब्बू बन गई है, उससे लोकहित के काम नहीं हो सकते। आज के हालात में कांग्रेस में जाकर किसी पर आक्रमण करना या लड़ाई का कार्यक्रम चलाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं कांग्रेस में नहीं जाता। प्रश्न नंबर 1 आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों मिस्टर गांधी के साथ, मिस्टर गांधी के विरोधक थे? मिस्टर गांधी और आगा खां में क्या विचार विमर्श हुआ? और बाद बाकी बीच बीच में हमने पूछा है आपसे, एक बार पुनः लास्ट में बस सारे प्रश्नों में बस आप ये बता सकते हैं, सारे प्रश्नों को छोड़कर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या आप मानते हैं कि महात्मा गांधी अस्पृश्य के उद्धारक थे या नहीं? हाँ ना में जवाब आप दे सकते हैं, या इस बारे में अपना विचार विस्तार से भी आप लिख सकते हैं। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमें आपकी प्रतिक्रिया देखने से मनोबल हमारा बढ़ता है और निश्चित है कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में, आवाज का BBS3 आईडासा के द्वारा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाइएगा सम्मानित साथियों, क्योंकि आज का संदेश यदि जन जन तक पहुंचता है तो इससे समाज जागरूक होगा और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर, हमारा और आपका मिलकर बहुजन समाज को जागरूक करने का ही उद्देश्य है। इसलिए अब दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।